हेलो क्लास 11th। आज हम लोग का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मतलब हमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना सीखना है। जैसे आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा 2 × 2 = 4। ये एक जनरल मल्टीप्लिकेशन हुआ करता था, मतलब कि स्केलर को स्केलर से आपने मल्टीप्लाई किया था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसके दो पैटर्न हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट या इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। मतलब कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसको शो करने के लिए हम यहां पे डॉट लगाते हैं। ठीक है, यहां पे गौर करने वाली बात है कि वेक्टर में वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हुआ है कि रिजल्ट आपका या प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी आई है। ठीक है, दूसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन है जिसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पर क्या होता है, किसी वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर से कुछ इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं कि रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। और इसके लिए हम लोग यहां पर क्रॉस सिंबल यूज करते हैं। अगर वेक्टर में वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, रिजल्ट स्केलर आ रहा है, मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट, और इसको शो करने के लिए हम लोग यहां पे बीच में डॉट लगाते हैं। और वेक्टर से वेक्टर का ही मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन रिजल्ट स्केलर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है और इसको शो करने के लिए हम यहां पे क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर ए, ये रहा आपका वेक्टर ए, और यहां पर एक दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ हमें डॉट मल्टीप्लाई में लेना है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच जो एंगल बना है ना उसका कॉस। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपके पास दो फोर्स वेक्टर है, एक 4 न्यूटन का और एक 2 न्यूटन का, और इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। यहां पर इनका रिजल्टेंट नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि इस वेक्टर F1 का इस वेक्टर F2 के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। वेक्टर F1 डॉट वेक्टर F2 या वेक्टर A और ये वेक्टर B, इसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, और वेक्टर A डॉट वेक्टर B पूछ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 cos 30, क्योंकि बीच का एंगल 30 डिग्री है। 4 2 जा 8, cos 30 की वैल्यू √3/2, मतलब 4√3, जो भी यूनिट हो। तो स्टूडेंट्स इसको डिफाइन कैसे किया गया है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, उसका कॉस यूज किया गया है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर।
डॉट प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर। देखिए, अगर आपके पास एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर बी है, थोड़ा सा और बेहतर बनाए, ये रहा वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल थीटा है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस वेक्टर ए का, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन कितना होगा, तो हम क्या करें इसके लिए, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ये। अब ए बी सी इस ट्रायंगल में कॉस थीटा यूज करिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ए बी हाइपोटेनियस ए सी। तो ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी ए सी कॉस थीटा। ए सी क्या है, बी कॉस थीटा। इसका मतलब कि ये जो प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का वेक्टर ए के अलोंग, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी कॉस थीटा। ठीक है, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर ऑन वेक्टर ए। ठीक है, ए को बी से हम डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का उस वेक्टर पर प्रोजेक्शन का जनरल प्रोडक्ट या जनरल मल्टीप्लिकेशन। देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ए पर प्रोजेक्शन कितना है स्टूडेंट्स, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी कुछ और नहीं है, ए डॉट बी क्या है, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वाले वेक्टर का पहले वाले वेक्टर पर प्रोजेक्शन का जनरल मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे एक तरीके से और इसको समझते हैं, आपके पास एक वेक्टर बी है और ये आपका वेक्टर ए, बीच का एंगल थीटा है। हमें वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए चाहिए इस बार, तो ए से बी पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। और अगर ये ए है तो स्टूडेंट्स ये कितना होगा, ये होगा ए कॉस थीटा, फिर से वही कॉस थीटा यूज करिए, ए कॉस थीटा। अब जरा गौर करिए, ए डॉट बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ए के प्रोजेक्शन को मल्टीप्लाई करना है किस पर, बी पर। चलिए बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी और ए का बी पर प्रोजेक्शन कितना है स्टूडेंट्स, ए कॉस थीटा। और यहां पर कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, यहां पर जो प्रोडक्ट है वो जनरल है, जनरल मल्टीप्लिकेशन। फिर से मैं क्लियर कर दूं, तीन टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। पहला जनरल, जिसको आप लोग बचपन से सीखते आए हो, 2 into 2 टाइप का, एक स्केलर ए डॉट बी टाइप का और एक वेक्टर ए क्रॉस बी टाइप का। तो यहां पर क्या है, बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर, ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर। इसका मतलब कि ए और बी के बीच में यहां पर जो प्रोडक्ट हो रहा है, यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो तो आपका जनरल मल्टीप्लिकेशन है। मतलब आप इसको ए बी की बजाय बी ए भी लिख सकते हैं, यहां पर ए बी ए की बजाय आप ए बी भी लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि ए डॉट बी करिए तब भी ए बी कॉस थीटा आ रहा है और बी डॉट ए करिए तब भी ए बी कॉस थीटा ही आ रहा है। इसका मतलब कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब हम एक रिजल्ट यहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट कि ए डॉट बी
इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। डॉट प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए डॉट बी करिए या बी डॉट ए करिए, दोनों सेम होगा। दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी, मतलब कि आपने बी और सी का रिजल्टेंट लिया है और इसमें ए का डॉट प्रोडक्ट यूज किया है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, वो एक बार बी पर अप्लाई होगा और एक बार सी पर अप्लाई होगा। मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर्स है जो परपेंडिकुलर है, मतलब एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, वेक्टर ए, और ये रहा आपका वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है स्टूडेंट्स? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आपने डेफिनेशन पढ़ रखा है कि पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का कॉस यूज करते हैं आप लोग। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? कॉस 90 की वैल्यू तो जीरो होती है। ये कंप्लीट कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये करते हैं या पूछ लेते हैं कि प्रूफ करिए कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अलोंग है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस। यहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स? जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अलोंग ही है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और ये है ए बी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाला रिजल्ट मैक्सिमाइज तब होता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अलोंग हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, अब यहां पे इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? कॉस 180 -1 माइनस ए बी। स्क्रीन को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर्टीज को। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब ये है कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहां पर दोनों वेक्टर सेम है। ठीक है, जैसे आपके पास एक वेक्टर ए है
वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, बी की प्लेस पर ए है तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी ए कॉस। अब जरा गौर करिएगा, एक वेक्टर खुद से ही कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, एक वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर भी ए ही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कुछ राइटर्स इसको ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए इसका स्क्वायर, मतलब कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और दोनों वेक्टर्स अगर सेम है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेवन नंबर, यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अगर हम आई कैप से आप लोग परिचित होंगे। आई कैप किधर का यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस का। आई कैप डॉट आई कैप, ये भी एक सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है। आई कैप में आई कैप से मल्टीप्लाई हुआ है, पहले वाले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड कॉस, और आपको पता चल रहा होगा कि आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 मतलब कितना 1। जे डॉट जे, ये भी बिल्कुल उसी लॉजिक से कितना हो जाएगा 1, और के डॉट के ये हमेशा 1, मतलब कि आई कैप और आई कैप का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 1 होता है, जे कैप का 1 होता है, के कैप और के कैप का भी 1 होता है। ये लर्न रखने वाली बात है। अब अगर हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी सीखा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा 0 होता है। इसका मतलब आई कैप को अगर जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। क्यों? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये रहा आपका जी एक्सिस। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप, जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप। आई कैप का जे कैप के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। देखिए पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरा वाला वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1, cos 90 की वैल्यू 0। ऐसे आप किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। आई और के, यहां पर आपको एंगल 90 नहीं दिख रहा होगा लेकिन एंगल 90 है। यहां पर देखिए ये वाला वेक्टर तो इधर गया है ना, अगर ये वाला वेक्टर इधर गया है तो इसके बीच का एंगल कितना है 90 है। ये सारे डाउट्स आपको हमने क्लियर कर रखे हैं प्रीवियस लेक्चर में, प्लीज उसको रोजाना अटेंड करिए। आई और के, आई डॉट के, आई और के भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इसका मतलब इनका भी डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। जे और के, जे डॉट के स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 0। तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। और अगर आई कैप मतलब कि दो यूनिट वेक्टर्स का सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट कितना आता है 1 आता है। ये आपको लर्न रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हमें इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप,
डॉट विद बी एक्स आई कैप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, बी जेड के कैप। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के हर एक टर्म को उस ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुल मिला के आपके पास 9 टर्म्स आएंगे। देखिए कौन कौन से, इसको उठाइए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें और इसमें। देखिए क्या क्या आता है। ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का सिग्नेचर प्लस, यहाँ का भी सिग्नेचर प्लस, तो प्लस आएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए एक्स है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी एक्स है, तो ए एक्स इंटू बी एक्स। अब डायरेक्शन का डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आई कैप का आई कैप के साथ कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा, यहाँ पे डॉट, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा आई डॉट आई, ठीक, प्लस इसका प्रोडक्ट यहां पे होगा, तो ए एक्स इंटू बी वाई, ठीक है, ये तो स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब इसमें वेक्टर कौन है, आई कैप और यहां पर जे कैप, आई डॉट जे प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए एक्स बी जेड और आई डॉट के, आई डॉट के। ऐसे ही इसको पिक करेंगे और इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कौन कौन से टर्म्स आएंगे, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए वाई, हाँ ए वाई बी एक्स, सॉरी ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, जे डॉट जे, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे डॉट के, ठीक है। अब लास्ट टर्म है, इससे तीनों में मल्टीप्लाई करिए, यहां पर क्या आ रहा है, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड के डॉट के। अब आप लोग को लग रहा होगा कि तो बहुत ढेर सारे टर्म्स हैं, इसमें कुछ कैंसिल भी होंगे। कैसे कैंसिल होंगे, आई डॉट आई अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, आई डॉट आई तो 1 होता है, ये तो सेल्फ यूनिट प्रोडक्ट है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहां पर क्या बचेगा ए एक्स बी एक्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू 1 प्लस ये टर्म आई डॉट जे, आई डॉट जे, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो ये कितना हो जाएगा 0, ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 0, जे आई ये भी परपेंडिकुलर है 0, यहां पर ये बचेगा, कैसे बचेगा, ए वाई बी वाई और जे डॉट जे 1, मतलब क्या हो जाएगा ए वाई बी वाई, ठीक है। जे के ये भी परपेंडिकुलर है 0, के आई परपेंडिकुलर है 0, के जे परपेंडिकुलर है 0 और के डॉट के यहां पर 1 आएगा, मतलब यहां पर क्या बचेगा ए जेड बी जेड, ये आपका प्रोडक्ट है, फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई पहली बार तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाद में जो रिजल्ट आ रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 ही पार्ट बचेंगे। कौन कौन से पार्ट्स बचेंगे, आई कैप वाला, जे कैप वाला और के कैप वाला। इसको कैसे कर सकते थे हम लोग, ऐसे कर सकते थे, आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, फिर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का के कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब हम लोग इस तरीके से कभी नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं और एक क्वेश्चन को देखते हैं।
वेक्टर ए अगर हमारे पास है और वो है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 1 के कैप, और एक दूसरा है वेक्टर बी, ये है 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब हमें वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट में लेना है। तो पूरा 9 टर्म्स के बजाय हम सिर्फ क्या करें, आई कैप के कोएफिशिएंट का आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, मतलब 2 1 2। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स यहां पर आई कैप को आई कैप के साथ फिर से मल्टीप्लाई करते थे, वैल्यू 1 आएगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट यहां पर 2 है, यहां पर कितना है 1 है, तो 2 1 2। और के कैप के कोएफिशिएंट का के कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -3 मतलब +3, मतलब कितना हो जाएगा ये 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो वेक्टर्स अगर इंप्लिसिट फॉर्म में है, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए आप क्या करेंगे, आई कैप को के कोएफिशिएंट का आई कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करिए, फिर जे कैप के कोएफिशिएंट का जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, और के कैप के कोएफिशिएंट का के कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहां पे एक और कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स कि अभी अभी आपने पहले बोला था कि यार यहाँ पे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप ऐसे लेंगे ए बी कॉस थीटा, और अभी इस तरीके से बता रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे वैलिड है। ये रूल या ये प्रॉपर्टी आप तब यूज करिएगा जब वेक्टर्स आई जे के कैप के फॉर्म में हो, और ये तब यूज करेंगे जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड दिए हो और बीच का एंगल थीटा दे रखा हो, तो ए बी कॉस थीटा यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आप ए डॉट बी जब ले रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था बेटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का कॉस। तो हम यहां से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर ए डॉट बी आपको मालूम है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी मालूम है, तो आप यहां पे थीटा निकाल सकते हैं। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने में। कैसे, cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और अपॉन में क्या गया है बेटा, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन करके इस पर। आपके पास एक वेक्टर है 2 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये अब आपको ये पता करना है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। यहां पर ये वेक्टर्स आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दे रखे हैं, और आपसे इतना पूछा जा रहा है कि इनके बीच का एंगल क्या होगा। चलिए, हमें मालूम है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है और दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको लेना आता है कैसे, आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 2, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट -1, और यहां पर जे कैप का कोएफिशिएंट है +1 मतलब -1, प्लस यहां पर के कैप का 1, के कैप का यहां पर 2 मतलब 2 1 2, अपॉन पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए। प्रीवियस लेक्चर में ये सब बताया गया है आप लोग को कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने के लिए आप क्या करेंगे, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर
प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 1 दैट इज रूट 6 और b का मैग्नीट्यूड वन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस 1 मतलब रूट 6 ये भी रूट 6 आ गया। अब यहां पे इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए रूट 6 इंटू रूट 6 2 2 4 माइनस 1 मतलब कितना 3/6 रूट 6 इंटू रूट 6 ये हो जाएगा कितना 6 और 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही भैया 1/2 कॉस थीटा अगर 1/2 है तो एंगल कितना होगा एंगल होगा 60 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने पर जो हमें फार्मूला मिलता है ए बी कॉस थीटा में ये जो ए बी कॉस थीटा का इससे आप दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है नोट कर लीजिए। चलिए अब प्रॉपर्टीज के बाद इसकी कुछ स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज के बाद अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लें मतलब स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं वर्क का। वर्क जो है यहां पर इसलिए सिर्फ पढ़ा रहे हैं हम जिससे कि आपको स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पता चल जाए। वर्क को इससे और बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको जब आप वर्क पावर एंड एनर्जी का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है यहां पर सिर्फ वर्क को डिफाइन करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एप्लीकेशन पता चले स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है तो वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स वर्क डन का मेन फॉर्मूला यही है कितना आपने फोर्स लगाया है और उस फोर्स की वजह से फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। आप यहां पे जरा गौर करिएगा यहां पर मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है। कुछ बुक्स में यहां पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं हमें सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो फोर्स की डायरेक्शन में हो। ठीक है ये मेन फार्मूला है। जैसे आपको मैं समझाऊं यहां पर एक फुटबॉल है और फुटबॉल पर आपने किक किया। फुटबॉल जो है वो शूट कर गई इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इस फुटबॉल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एस का हुआ। फोर्स तो आपने इस डायरेक्शन में लगाया है ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स फोर्स आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में ना होके फोर्स से कुछ एंगल पर हो रही है। देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और इस फुटबॉल का डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं हुआ है फोर्स की डायरेक्शन से कुछ एंगल थीटा पर हुआ है। अब आपको यह पता करना है कि इस फोर्स ने इस फुटबॉल पर कितना वर्क किया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फोर्स का अमाउंट और
उतना डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना होगा जो कि फोर्स की डायरेक्शन में है, ना कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट। ये वाला डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग तो है नहीं ना, हमें इस वाले डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इस बॉल के डिस्प्लेसमेंट में फोर्स के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स के परपेंडिकुलर कितना डिस्प्लेसमेंट है। इसको और थॉरोली मैं बताऊं कि ये फुटबॉल दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, ये कुछ आगे जा रही है और कुछ ऊपर की तरफ जा रही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये फुटबॉल आगे की तरफ कितना गई है, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में कितना गई है, तो आप यहां पे cos थीटा यूज कर लीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस को मैं x ले रहा हूं और इसको मैं y बोल दे रहा हूं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस x अपॉन हाइपोटेनियस कितना है s, तो x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स s cos थीटा। अब हमें वर्क निकाल लेना चाहिए। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, कितना फोर्स लगाया आपने F, और फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, S नहीं है, फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट तो हमारा X है और X की वैल्यू S के टर्म में कितनी है, S cos थीटा, F S cos थीटा। ये वर्क का 9th क्लास का फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ रखा होगा और यहां से आता है ये। फिर से स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूं, वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि हमें डिस्प्लेसमेंट ऐसा वैसा नहीं लेना है, हमें सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट लेना है जो कि फोर्स के अलोंग हो। ठीक है, अब एफ एस कॉस थीटा आपको नजर आ रहा होगा कि ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कि ए बी कॉस थीटा हो। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ए बी कॉस थीटा, जहां पर ए क्या है पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा में थीटा क्या है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। वैसे यहां पर देखिए एफ क्या है पहले वाले वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस। तो इसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो अगर हम फोर्स वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। और मिलना भी चाहिए क्योंकि आपने पहले ही सीख रखा है कि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और यहां पर वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास वर्क के दो फार्मूले हैं और दोनों के एप्लीकेशन अलग अलग जगह पर होंगे। पहला फार्मूला जो 9th क्लास का है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होगा, पहले वाले वेक्टर मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कॉस लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि फोर्स, एक फुटबॉल पर फोर्स लगाया गया 2 न्यूटन का, और ये फुटबॉल फोर्स की डायरेक्शन से कुछ 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले रही है 30 डिग्री पर। फोर्स की डायरेक्शन से 30 डिग्री पर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले रही है, और आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क कितना होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें ये वाला फोर्स का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कॉस। 5 2 10 cos 30 वैल्यू होती है √3/2, और ये हो गया 5, ये हो जाएगा 5√3 जूल। अगर सब कुछ एमकेएस सिस्टम में है तो जूल। ये एप्लीकेशन आपने 9th क्लास में कर रखा होगा। अभी क्या है, अभी आपके पास फोर्स वेक्टर होगा, फोर्स वेक्टर मैं इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूं, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप
मतलब कि हमारे पास एक फोर्स वेक्टर है जो आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में दे रखा है, और इस फोर्स की वजह से जिस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 1 के कैप, ये फोर्स वेक्टर है जो कि न्यूटन में दे रखा है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि मीटर में दे रखा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस फोर्स ने पार्टिकल पर कितना वर्क किया है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहां पे तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, या तो फिर ऐसा करें, आप पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, दोनों के बीच का एंगल निकाल लें, उसका कॉस लें, तब यूज करें। उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आपको करना भी आता है। डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आई कैप का कोएफिशिएंट इनटू आई कैप का कोएफिशिएंट, मतलब कितना 2, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट, यहां पर जे कैप का कोएफिशिएंट मतलब कि 6, प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट लेंगे तो मतलब कि -4, मतलब कितना हो जाएगा 2 2 4 जूल। ये तो स्टूडेंट्स, वर्क को निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। आपने 9th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ रखा होगा वो एफ एस कॉस थीटा है, और अभी जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो एफ डॉट एस है, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट को वर्क निकालने के लिए यूज करते हैं। इसका दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंट पावर, आप लोग को मालूम होगा कि पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन, कितना वर्क हुआ है और कितने टाइम में हुआ है। मतलब कि अगर आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू dW/dt। जिन स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है वो प्रीवियस लेक्चर को अटेंड जरूर करें। ठीक है, अब आपके पास वर्क का जनरल फॉर्मूला है F डॉट S। अभी हम लोगों ने सीखा कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है F डॉट S। ठीक है, यहां पर फोर्स वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क मिलेगा, और वर्क का अगर हम डिफरेंशिएशन ले लेंगे, रेट ऑफ चेंज ले लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें पावर मिलेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, यहां पर देखिए इसके आगे फोर्स वो बाहर आ जाएगा, डॉट डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट विद वेलोसिटी। तो अगर हमारे पास फोर्स वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट यूज करिए और आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने अभी डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट नहीं पढ़ रखा है, इसको एक दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। यहां पर फोर्स वेक्टर वो तो कांस्टेंट है, डेल्टा मतलब क्या, चेंज। यहां पर चेंज फोर्स में नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है, इसका मतलब कि इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, फोर्स F बाहर निकल गया, और रेट ऑफ चेंज किसका हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम को बोला जाता है वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा,
फोर्स वेक्टर विद डॉट विद वेलोसिटी वेक्टर। तो आपको यहां पर सिर्फ इतना समझना है कि फोर्स वेक्टर में अगर हम वेलोसिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और कौन सा मल्टीप्लाई करें, डॉट वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पावर मिलेगा। और पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, होना भी चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आपके पास एक फोर्स वेक्टर है 2i कैप प्लस 1j कैप न्यूटन। 3D में नहीं ले रहे, 2D में ले रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर ले रहे हैं 2i कैप माइनस 10j कैप प्लस 10j कैप मीटर पर सेकेंड। आपको पावर पता करना है, पावर पता कर लीजिए। कैसे होगा, फोर्स वेक्टर डॉट विद वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के साथ डॉट मल्टीप्लाई करिए। तो कैसे करेंगे, आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा मतलब 4, जे कैप का कोएफिशिएंट जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा मतलब कि 10। इतना न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर मतलब कि जूल पर सेकेंड मतलब कि वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, वॉट। कितना हो जाएगा, 14 वॉट। ये बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल्स हैं, कोई बहुत बड़े, सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि वो उसका एप्लीकेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग 11th क्लास में है और 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट के कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे। जैसे कि अभी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन बताने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, लेकिन अभी उन क्वांटिटीज के बारे में नहीं मालूम है जिसके लिए हम अप्लाई करेंगे, तो वो आपको मिलेगी 12th क्लास में। फिलहाल आप समझ लीजिए, दिमाग में रखिएगा, आगे मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट विद एरिया वेक्टर। और आगे जाके आपको पता चलेगा कि एरिया को वेक्टर बनाया गया है। फिलहाल के लिए बिल्कुल भी पैनिक ना हो, सिर्फ ये याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट का यहां पर भी यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में। और कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एरिया वेक्टर के साथ डॉट मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट विद एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानना होगा तो 12th क्लास के लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं जो कि यूट्यूब पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि है वेक्टर प्रोडक्ट। थैंक यू क्लास।